नमस्कार। द न्यूज अड्डा और दैनिक उत्तराखंड के इस साझा प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करें उपनल के हड़ताली एक तरह से जो धरना देने वाले कर्मचारियों की बात करें। आज उनके इस आंदोलन को 50 दिन हो गए हैं, और लेकिन जिस तरह से जो उपनल और सरकार के बीच में जो एक तरह से इन कर्मचारियों के बीच में जो गतिरोध चल रहा है, वो गतिरोध टूटता नजर नहीं आ रहा है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल तैयार है हमारे साथ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उपनल के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े। हालांकि ये चीज देखने में आ रही कि उपनल के जो प्रतिनिधि है शायद वो बचने की आज कोशिश कर रहे हैं, जबकि दो लोगों को मैंने लाइन अप किया है, लेकिन किसी वजह तकनीकी वजह से या सरकार के स्तर पे किस तरह की बातचीत चल रही है उसको लेकर वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया। आपसे उनका परिचय करा दें। हमारे साथ उमा सिसोदिया है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। मैडम, आपका चर्चा में स्वागत है। सुनीता बोड़ाई, विद्यार्थी, भाजपा की नेता। मैडम, चर्चा में आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। गजेंद्र रावत, दैनिक उत्तराखंड से, आपका स्वागत है सर। योगेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे सहयोगी, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ेंगे, उनको भी हम चर्चा में जोड़ेंगे। मेरा आप ही से सवाल है, चूंकि इस वक्त हमारे साथ उपनल के प्रतिनिधि जुड़े नहीं है, देखते हो कितनी देर में जुड़ते हैं। सुनीता जी, 50 दिन आज हो गए इस प्रोटेस्ट को चलते हुए। सरकार अपने स्तर पे बातचीत कर रही है, लेकिन कोई रास्ता तो निकल नहीं रहा। आज भी उपनल के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो धरना देने वाले लोग हैं, जिनमें कई लोग भूख हड़ताल पर भी एक हफ्ते से चले गए हैं, उनके हाथ तो खाली हैं। जी। देखिए, पवन जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राज्य सरकार लगातार उपनल आंदोलनकारियों, जितने भी हमारे बैठे हैं भाई बहन, उनके साथ चर्चा कर रही है। और अभी हाल में ही 7 तारीख को तो मीटिंग भी हुआ था, और मीटिंग में जो पॉइंट्स आए थे वो यही थे कि अभी जो उपनल वालों का जो इन्होंने हाई कोर्ट से जो इनका लेटर आया था, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और निश्चित रूप से जो भी गाइडलाइंस वहां से आती हैं उसे राज्य सरकार फॉलो करेगी आगे। और लगातार हम इनके साथ में चर्चा करते रहे हैं पहले से भी, और आगे भी चर्चा जारी है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे राज्य सरकार जो है वो कार्य कर रही है, सोच विचार कर रही है, ताकि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो अपने कार्यों में वापस आए, अपने विभागों में वापस आए और आगे विकास कार्यों को गति दें। ठीक है। उमा सिसोदिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी का भी उपनल की जो कर्मचारी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, समान काम के मुकाबले उनको समान वेतन चाहिए और नियमितीकरण चाहिए, और जो हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था 2018 में, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? जिस तरह से सुनीता जी ने कहा कि हम जल्दी उनको उनकी मांगों पे विचार भी गंभीरता से कर रहे हैं और उनको समझा बुझा के अपने साथ भी जोड़ लेंगे, क्या आपको लगता है ये सब होने वाला है? 50 दिन ये का वक्त तो आम निकल गया। जी आम आदमी देखिए, आम आदमी पार्टी इसमें उपनल कर्मचारियों का इसलिए समर्थन करती है क्योंकि हाई कोर्ट से वो लोग केस जीते हुए हैं। हाई कोर्ट अपने आप में एक बड़ी अथॉरिटी है, जिसमें इन्होंने माननीय हाई कोर्ट ने इस बात को माना है कि इनका नियमितीकरण किया जाए और इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। लेकिन ये हमारी जो सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, उस केस के खिलाफ हाईकोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और 2018 से लेके अब तक भी कोई भी उसमें हेयरिंग नहीं लगी, और लगातार उपनल कर्मचारियों को हटाया भी जा रहा है और नई उपनल कर्मियों की भर्तियां भी हो रही हैं। मैं सिंपली एक समझती हूँ कि अगर हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, चलो मान लीजिए कि सरकार को वर्डिक्ट पसंद नहीं आया हाई कोर्ट का और आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो आप उपनल कर्मचारियों को हटाना और नई भर्तियां करना ये किस तरह से कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। या तो आप उस चीज को मानिए या आप उस चीज को नहीं मानिए। आप एक तरफ आपने दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए हैं। आप कहते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और दूसरी तरफ आप लगातार उनको हटाना और रखने की भी बातचीत चल रही है। और दूसरी बात ये है कि सिंपल बात है कि कुछ 5 या 7 कुछ लोग ऐसे हैं जिनके केस पर इन लोगों ने हाईकोर्ट में केस डाला था और जीते थे, कि उन लोग 5-7 लोगों को किस बिहाफ पर, किस कानून के अंतर्गत नियमित किया गया और कैसे उनको पूरा जो वेतन है वो दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें देखिए, कहीं ना कहीं ये ऐसा समझ में आता है कि सरकार ने अपने शायद कुछ चहेतों को नियमित कर दिया, उनको पूरा वेतन दे दिया और बाकी लोगों को छोड़ दिया। तो मैं समझती हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से बैकफुट पर है। सरकार को बातें तो देखिए 100% है कि 50 साल से आंदोलन, बिल्कुल। 50 दिन से उमा जी, आंदोलन है, तो उमा कहीं ना जी, कहीं तो सरकार को इसमें बीच हाँ, का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। हमारे साथ विद्यासागर धस्माना, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उपनल कर्मचारी महासंघ के, वो भी चर्चा में जुड़ गए हैं, और उनका जुड़ना खासा महत्वपूर्ण, क्योंकि मसला उन्हीं लोगों का है। आपका
धस्माना जी, चर्चा में स्वागत है। हमने उपनल की तरफ से जो प्रोटेस्ट करने वाले कर्मचारियों की तरफ से 2 नुमाइंदे रखे थे, आपको रखा था, साथ में हमने आपके एक महामंत्री को भी रखा था, लेकिन चर्चा में सबसे आखिर में आप जुड़ रहे हैं। चर्चा में आप ही से शुरुआत करता, क्योंकि इस तरह के मसलों को अक्सर जो है मीडिया उठाने से हिचकता है, लेकिन हमने दूसरी बार इस मसले को उठाया है और आप इसमें थोड़ा सा देर से जुड़े हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल ये, सरकार ये कहती है कि साहब हम उपनल के जो हमारे जो धरने पर बैठे हुए कर्मचारी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं सौहार्दपूर्ण माहौल में, और हमने एक उप समिति बना दी, हम रास्ता निकालेंगे। मुझे लग रहा है तकनीकी वजह से वो फिर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। गजेंद्र रावत जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? 50 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई तो बात है ना, कुछ तो डेडलॉक है सरकार के बीच में और इन जो प्रोटेस्टर्स के बीच में, इन धरना देने वाले उपनल के कर्मचारियों के बीच में। दरअसल ये जो उपनल एक ऐसा नल है जिससे आधा अधूरा पानी मिल रहा है, जिसे आप आधा अधूरा जो है रोजगार मान सकते हैं। और ये इस प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, जो जरूरतमंद है, उन लोगों के रोजगार का जो साधन बन सकता था, कि पहले तो शुरुआत में ये था कि जो पूर्व सैनिक होंगे या उनके आश्रित होंगे उन लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने माना कि जो भी बेरोजगार अपने प्रदेश के हैं उन लोगों को इससे कनेक्ट किया जाए और जोड़ा जाए। एक बार सिर्फ मेरे जो संज्ञान में है, जो विजय बहुगुणा की सरकार थी, तो उस दौरान हरक सिंह रावत जो है सैनिक कल्याण मंत्री थे। तो हरक सिंह उसके साथ जब हम एक विषय पर एक दिन चर्चा कर रहे थे, जो वो पूछते भी थे कि बार भी क्या क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। तो कुछ लोग वहां डिस्कशन में से थे, उन्होंने कहा कि भाई आप इन लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं, जो उस समय भी इनकी संख्या मेरे ख्याल 18-20 के आसपास हो गई थी। हालांकि बाद में बहुत सारे लोग नौकरी से निकाले गए। तो हरक सिंह रावत ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर आए कि जितने लोग इस प्रदेश के भीतर उपनल से लगाए गए हैं, ये तमाम और भी जो एजेंसीज हैं उनसे लगाए गए, हम इन सबको रेगुलर कर लेते हैं। और उन्होंने इस विषय में विजय बहुगुणा को, जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया था कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा आखिरकार हम वोट बैंक के लिए काम करते हैं और राजनीति उन्हीं के लिए करते हैं, अपने बेरोजगारों के लिए करते हैं। मैं खत्म कर लेता हूं इस बात को, मैं इसको खत्म कर लेता हूं। गजेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि तकनीकी वजह से विद्यासागर धस्माना जी बार बार कट जा रहे हैं। उनका पक्ष आना जरूरी है, क्योंकि वो एक इसमें पक्षकार है और उन्हीं का धरना भी चल रहा है। तो धस्माना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ धस्माना जी, मेरा सवाल ये कि ऐसा क्या हो गया, सरकार ये कहती है कि हमने एक उप समिति बना दी है, उसका जल्द ही रिकमेंडेशंस आएंगी, उसका प्रस्ताव आएगा, उसके बाद हम अपने कर्मचारियों के साथ बैठ के बीच का रास्ता निकालेंगे। 50वां दिन आज प्रोटेस्ट का होगा। क्या वजह है कि सरकार की दलीलों पे, बातों पे भरोसा नहीं आ रहा उपनल के जो धरना देने वाले, जो प्रोटेस्ट करने वाले कर्मचारी हैं उनको? सर एक्चुअली क्या है, एक महीने पहले, आज से ठीक एक महीने पहले माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था, और उसके साथ ही जोशी जी ने, गणेश जोशी जी ने सैनिक कल्याण मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। और उस समय हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बड़े जोश खरोश में कहा था कि एक समिति बनेगी जिसमें मैं खुद रहूंगा और अन्य वरिष्ठ मंत्री रहेंगे एवं एक विधायक भी रहेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब कैबिनेट की बैठक हुई 19 तारीख को, तो उप समिति बना दी गई, और वो भी हमें अखबार के माध्यम से पता लगा। 25 तारीख तक वो उप समिति जो बनी उसका कोई भी पता नहीं चला। 25 तारीख जब हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, तो तब जाके वो लेटर निकला कमेटी का, और आज 20 दिन हो गए हैं, अभी तक उस कमेटी का कोई अता पता नहीं है। तो सरकार पे भरोसा कैसे करें, आप बताइए। ठीक है, पॉइंट टेकन। सुनीता जी, आप सुन रही है ना? सरकार पे भरोसा क्या करें? 10 दिन का आपने वादा किया था, 10 दिन में उप समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी, 20 दिन हो गए हैं। जी मैडम। जी, देखिए अभी 7 को भी जब मीटिंग हुई थी, तो मुझे लगता है कि धस्माना भाई साहब उसमें होंगे ज़रूर, और अगर नहीं भी होंगे तो यही लगातार जब से, देखिए अभी तो 1 हफ्ता हमें पूरी तरह से हमें संज्ञान है इस बात का कि 1 हफ्ता तो उन 5-6 लोगों को हो चुका है जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार जो है मुस्तैदी से इस पे भी कार्य कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि पैरेलल कई चीज़ें चल रही हैं उत्तराखंड में। तो बहुत ज़्यादा जो चुनौतियों से भरी
हमारे पास जो अभी प्रायोरिटी में जो चीजें आ रही हैं पहले उनको सॉल्व किया जा रहा है, और ये भी हमारे लिए प्रायोरिटी ही है। रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी है और लगातार हम लोग इनके साथ में चर्चा में लगे हुए हैं, इनकी सभी बातों को आगे रख रहे हैं, पैनलाइज हो रही हैं चीजें, और निश्चित रूप से जो इनसे वादा किया गया है, माननीय गणेश जोशी जी ने इनको कहा, लेकिन चूंकि वो खुद आजकल जो है कोरोना पीड़ित हैं तो क्वारंटीन है, इस वजह से जो है वो मेंबर नहीं बन पाए या जो भी आगे रहा होगा, तो समिति जो बनी है वो अभी पूरे तरीके से इसी पे कार्य कर रही है। उनको सिर्फ और सिर्फ यही दिशा निर्देश दिए गए हैं सचिवालय में कि समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट जमा करें और जहां सुधार की जरूरत है वहां पर सुधार करें। तो मैं धस्माना भाई साहब को ये विश्वास भी दिला रही हूँ कि निश्चित रूप से उनका कार्य होगा। ठीक है धस्माना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनका मैं कमेंट लेकर के फिर आपके पास में आ रहा हूं। योगेश जी, क्या आपको लगता है कि ये एक तरफ तो सरकार का पक्ष आ रहा है, साहब हम बातचीत कर रहे हैं, रास्ता निकाल लेंगे, चुनौतियां हमारे सामने बहुत सारी है, कोरोना के चलते भी चुनौतियां हैं, गणेश जोशी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उससे पहले फिर मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। क्या आपको लगता है सरकार की इन दलीलों पर यकीन करना चाहिए उपनल को, नंबर एक, या फिर उपनल के जो कर्मचारी उनकी दलील है कि साहब 50 दिन हो गए, सरकार इस मसले को डिरेल करना चाह रही, इस आंदोलन को और लंबा खींचना चाहती है, आंदोलनकारियों के हौसले तोड़ना चाहती है। आखिर 22-23 हजार कर्मचारियों के भविष्य का मसला है, सरकार भी जानती है किस तरह का कामकाज, अब सरकारी दफ्तरों में जब ये कर्मचारी काम पर नहीं होते हैं तो किस तरह के हालात होते हैं। देखिए, ये दलील की अभी हम बातचीत में हैं, हम अभी रास्ता निकाल रहे हैं, ये तो मेरी समझ के परे है। जितने भी ये कर्मचारी हैं, ये सरकार के डिफरेंट कई सारे विभागों में ऑलरेडी काम करते हैं, ये तनख्वाह भी लेते हैं, और ये आज से नहीं कई सालों से ये लोग काम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बहुत दिक्कत आनी चाहिए कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए फेज्ड मैनर में। जैसे मेरी जो जानकारी है, जितने भी उपमल कर्मचारी हैं उनमें सबसे पहले जो ज्यादा संख्या है वो सिक्योरिटी गार्ड की है। एक सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए उसके पास एक गन लाइसेंस होना चाहिए, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसका कि वो उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सरकार जो है सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए, जो सिक्योरिटी गार्ड उपनल में है, उन्हें रेगुलराइज क्यों नहीं कर सकती है फेज्ड मैनर, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इनका अपना ये तो हाईकोर्ट ने भी कहा था, ये तो योगेश, ये तो हाईकोर्ट ने भी कहा था, लेकिन हाईकोर्ट के खिलाफ सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये जो सरकार की मंशा थी कि नहीं, इस हाईकोर्ट का जो भी ऑर्डर है ये उनके 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 पॉलिसी में सेट नहीं होता, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। मेरा मानना है कि ये जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, ये ठीक डिसीजन नहीं था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सबको नौकरी दे, फेज मैनर में इनको रेगुलराइज करे, ये अपना कोई एक नॉर्मल राइट टू अर्न, एक सभी का राइट होता है, ये तो उसकी बात कर रहे हैं। और अगर इनको जबरदस्ती पुश करा जाएगा कि नहीं इनको कोई रेगुलराइज नहीं करेंगे, हर वक्त 11 महीने का एग्रीमेंट होगा, तो मुझे लगता है कि ये काफी एक फ्लेयर अप हो सकता है, जिसको अपोजिशन पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उसको यूज कर सकती है, भुना सकती है चुनाव के दौरान। ठीक है धस्माना जी, क्या वाकई आपको लगता है कि सरकार इस आंदोलन को इतना लंबा खींचना चाहती है कि जो आंदोलनकारी उनके हौसले टूट जाएं, या क्योंकि काम तो सफर कर रहा होगा ना, जब 20-22 हजार कर्मचारियों की स्ट्रेंथ है, अगर वो इतना हर जरूरी विभाग में जो आम आदमी जुड़े विभाग पर फोकस करके काम करते हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार जानबूझ के चाहती है कि उनके बस में ही नहीं, सरकार को नहीं लगता है कि वो आप जो आंदोलनकारी उपनल के कर्मचारियों को रेगुलराइज कर दे, उनको परमानेंट कर दे, उनका नियमितीकरण कर दे? सरकार को अगर ऐसा लगता तो सरकार हमसे बातचीत करती। जरूरी नहीं है कि हम बड़ी रैली लेके जाएं, सचिवालय घेराव करें, मुख्यमंत्री आवास घेराव करें, विधानसभा आवास घेराव करें। अभी 50 दिन हो गए, हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया है और हम सब्र देख रहे हैं। सरकार हमें मजबूर करना चाह रही है और मुझे लगता है कि सरकार का अगर ऐसा ही रवैया रहता है तो जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उनमें कई जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो, मुझे इस बात का भय भी है कोई आत्मघाती कदम ना उठा ले कोई, क्योंकि 50 दिन हो गए कोई सुनवाई नहीं है, टेबल टॉक अभी माननीय मुख्यमंत्री से हुई नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन और 22,000 लोग जो हड़ताल पे हैं। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल बिल्कुल बंद है, दून हॉस्पिटल में सेवाएं बाधित हैं, तमाम विभाग हैं, वन विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सारे विभाग जो 100 विभाग हैं, सब जगह काम बाधित है। और
सरकार को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन को लंबा खींच के इनकी शक्ति को खत्म करके और इनको समाप्त कर दिया जाए। इस तरीके की अभी सरकार कोशिश कर रही है, जो आज तक का है। अब आज का जो अपडेट होगा आगे उसको आपको पता ही लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप हमारे साथ धस्माना जी रहिए, हम चर्चा को थोड़ी देर और जारी रखेंगे। आपके ही एक तरह से हेमंत सिंह रावत प्रदेश महामंत्री हैं जो आपके महासंघ की, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके व्यूज भी हम लेंगे। लेकिन गजेंद्र रावत जी, आप अपनी बात उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में हमने धस्माना जी को जोड़ा था। मेरा आपसे सवाल ये भी, क्या आपको लगता है कि इसको जब एक तरफ ताबड़तोड़ तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े बड़े फैसलों को पलट दे रहे हैं, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के मास्टर स्ट्रोक थे उन पे वो अपना फैसले पलट के मास्टर स्ट्रोक खेल जा रहे हैं, 22,000 कर्मचारी 6,000, 8,000, 10,000 के वेतन पे काम करते हैं, आपकी लाइफलाइन जैसा है। अगर सुशीला तिवारी अस्पताल में काम ठप हो जाएगा, दून हॉस्पिटल का काम प्रभावित हो जाएगा और दूसरे विभागों में काम प्रभावित हो जाएगा, तो सोचना तो चाहिए ना। दरअसल मैं उस बात को खत्म करना चाह रहा था कि जो हरक सिंह रावत ने जो प्रस्ताव विजय बहुगुणा को दिया था, उसमें जो सबसे बड़ा पेश था वो यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह लेकर आए। दो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि भाई जो लोग भर्ती हैं, ये उस दौरान तकरीबन 18,000 के करीब लोग थे, और यशपाल आर्य ने कहा था कि जो इसमें अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा नहीं हो रहा है, और प्रीतम सिंह ने कहा कि जो जनजाति का नहीं हो रहा है। वो एक ऐसा पेच पड़ा कि उसके बाद वो मामला खटाई में पड़ता चला गया, और कुछ समय बाद वो जो सरकार थी वो चली गई, तब से मामला ठंडा है। अब जहां तक ये तीरथ सिंह का सवाल है, तीरथ सिंह के लिए ये जो आंदोलन है, ये जो समस्या है, ये जो हमारे 22,000 जो हमारे अपने भाई लोग हैं, ये उनके लिए एक विरासत में मिली हुई समस्या है कि भाई वो त्रिवेंद्र सिंह के कार्यकाल के दौरान एजुटेशन हो रहा था और अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। अभी भी संभावना है, और अगर ये जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, अगर ये चाहती है कि ये हमारे अपने लोग हैं और चूंकि ये काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, और कोई ऐसा सेक्टर इस प्रदेश में नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है, जैसे भी भाई बता रहे थे कि जो अस्पताल है वहां भी सेवाएं दे रहे, मतलब आवश्यक सेवाओं में लगे, बिजली विभाग में लगे, पानी में, हर जगह ही काम कर रहे हैं। तो एक और आप अपने एक कर्मचारी को जो है 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए दे रहे हैं, इन लोगों को आप जो है 15-16 हजार रुपए दे रहे हैं। एक आदमी क्या आज की तारीख में देहरादून जैसी जगह में 15-16 हजार में घर कैसे चलाता है, इस कष्ट को बहुत कम लोग जान पाते हैं। और इस सरकार को चाहिए कि ये हमारे अपने लोग हैं, इनके लिए कोई एक ऐसा रास्ता निकाल के लाए कि ताकि आने वाले समय में एक परमानेंट समाधान इसका निकले। और जो भाई, जब आपने तमाम विधानसभा की नियमावली बनाई कि जो लोग वहां टेम्पररी बेस पे लगे थे, आप उनके लिए नियमावली बना के लाए और आपने उनको सब रेगुलर कर दिया। जब विधानसभा की जो बैकडोर भर्तियां थी, उनके लिए भी आप नियमावली लाए, प्रकाश पंत के लगाए हुए लोगों से लेकर गोविंद सिंह गुजवाल वाले तक सबको आपने रेगुलर हुआ कर दिया। तो आखिरकार इन लोगों का क्या दोष है? आप इन्हें क्यों नहीं रेगुलर कर सकते? निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। मैं सुनीता बोड़ाई जी के पास आऊंगा, उससे पहले हमारे साथ हेमंत सिंह रावत जो उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री, उनके हम चूंकि वो अभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। हेमंत रावत जी, क्या सरकार से बातचीत हुई है 50 दिन का? जिस तरह हमारे साथ सुनीता बोड़ाई जी जुड़ी हुई है, बीजेपी का पक्ष रख रही है, सत्ताधारी दल का, उनका कहना है कि हमारे अपने कर्मचारी हैं, हम उनसे बातचीत करके रास्ता निकाल रहे हैं। क्या आपको लगता है सरकार जानबूझ के डिरेल कर रही है? रास्ता निकालना होता तो 50 दिन में निकल जाता। और अब आगे की जो आंदोलनकारियों की आगे की रणनीति क्या है? जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और आपका भी, क्योंकि आपने हमारी बात को उठाया। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी बात तो परेशानी ये आ रही है कि बात उठाई कैसे जाए। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि दरअसल में सरकार खुद प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। क्यों कर रही है हमें नहीं पता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी, अब आप मैम अभी हमारे साथ बैठी है प्रवक्ता बीजेपी की, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम सरकार की खड़ी की हुई है। ये दरअसल में प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको प्रॉब्लम बनाया गया है, इसको प्रॉब्लम शासन स्तर में बनाया गया है। और इसको अगर मेन प्रॉब्लम ये बनाई है तो शासन ने ही बनाई है। जब हम हाई कोर्ट से जीत चुके थे, सरकार हमसे, दोहरी नीति तो खैर रही है। जब सरकार ने हमसे, हम स्वर्गीय माननीय प्रकाश पंत जी के टाइम पे हमारी कमेटी बनी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आपको नियमितीकरण करने के लिए या आपके सेवाएं विस्तार करने के लिए एक नियमावली बनाई जाएगी और उस नियमावली के साथ हम आगे चलेंगे। आज चक्कर ये हो गया कि इसमें ये भी लिखा हुआ है, उस कागज में ये भी लिखा हुआ है साफ साफ कि हम ऐसी कोई नियमावली लाएंगे जो उमा देवी को ना छेड़े और आप लोगों का सर्विस उसमें रहे। उसी समय हाई कोर्ट से आदेश आता है, डबल बेंच से, सिंगल बेंच की तो हम बात ही छोड़ दो,
डबल बेंच से आदेश आता है कि इनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। जब इनको समान कार्य समान वेतन देने का आदेश आया, नियमितीकरण करने का आया, सरकार फौजी, मैं एक भैया एक चीज आपसे फिर कहना चाहता हूं कि सरकार आर्मी के बच्चों के खिलाफ, उनके आश्रितों के खिलाफ, शहीद जो हमारे शहीद आर्मी में हुए हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पहले तो मैं समझ में एक बात नहीं आई कि हिम्मत, मतलब कैसे एक सरकार ये दम भर सकती है कि आर्मी के बच्चों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डालना। दूसरी नंबर बात, चलिए हमने मान लिया कि सरकार का मौलिक अधिकार था सुप्रीम कोर्ट में जाने का, जा सकती है। ये भैया पौधाकरण केंद्र का आदेश है, इसमें 7 लोगों को परमानेंट कर दिया है इस सरकार ने, परमानेंट। और इसमें जो पद है टेक्निकल पद, आप यकीन नहीं करोगे, ये कह रहे हैं हम 2800 ग्रेड पे वालों को हमारे परमानेंट नहीं कर सकते। इन्होंने तकनीकी सहायक जिनका ग्रेड पे 4200 से चालू होता है, उन 7 आदमियों को परमानेंट कर दिया अलग अलग कॉलम में। जहां तक रही बात सरकार से बात चलने की, सिंगल बेंच के आदेश से ये सरकार 5 आदमियों को समान कार्य समान वेतन दे रही है। हमारे यहाँ उपनल से उनको समान कार्य समान वेतन दिया जा रहा है। एक चीज आपको एक चीज और कहना चाहूंगा भैया मैं आपसे, मेन बात ये नहीं है, प्रॉब्लम बनाई गई है। अभी हम थोड़ी देर पहले, मतलब अभी हम आपके शो से आने से पहले माननीय मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से मिले, और उन्होंने हमको कहा भी, माननीय मंत्री जी ने, उन्होंने कहा है कि ये परेशानी अब ज्यादा लंबी चलनी नहीं चाहिए, ये समय रहते इसको खत्म भी करना चाहिए। और अपने स्तर से वो बहुत जल्दी माननीय मंत्री गणेश जोशी जी के स्तर से इसको मतलब जो हमसे कहा गया है कि जल्द से जल्द इसको किया भी जाएगा, बातचीत करेंगे। लेकिन भैया एक चीज मैं फिर कहूंगा, यहाँ पे जस्टिफाई बिल्कुल ना करे प्रवक्ता मैम, बिल्कुल जस्टिफाई ना करे किसी भी बात को, क्योंकि अगर वो जस्टिफाई करेंगे यहाँ पे तो मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं भैया, आपको मौका मिलेगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारा। हेमंत रावत जी, ठीक है। अब हम सुनीता बोड़ाई जी जवाब ले ले, आपने अपनी बात अच्छे से रख ली, हम आपको फिर मौका देंगे। सुनीता बोड़ाई जी, सारी बातें आपने हेमंत सिंह रावत जी की सुनी है मैडम, कई ऐसे उदाहरण है। गजेंद्र सिंह रावत जी ने बताया कि साहब आपने विधानसभा में भर लिया, और कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां से एंट्रीज इस तरह से लोगों को दी है, वो नियमितीकरण भी उनका फिर हो गया। 22,000 लोग हैं, 6-8 हजार रुपए में कब तक काम करेंगे, सोचना पड़ेगा। और आपके पास तो कानूनी लाठी भी थी, जब हाईकोर्ट ने आपको बोल दिया कि आप साल भर में नियमावली बना के सबको नियमित कर लीजिए, रास्ता आपको मिल गया था। आपके अपने लोग थे, किसी दूसरे राज्य के लोग तो थे नहीं, आप तो धीरे धीरे कर लेते, लेकिन आप तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सोचना तो पड़ेगा ना मैडम, चुनावी साल आ रहा है, आपको 22,000 लोगों से लड़ना तो महंगा पड़ सकता है ना फिर बीजेपी को। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें महँगा पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। हमारा ये अपनी तरफ से जो अपने उपनल के सभी भाई-बहनों का जो बातें उन्होंने कही है, पूरी तरीके से संज्ञान लिया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार पूरे तरीके से राज्य के बच्चों का भला करे। और जो हेमंत भाई जी ने अभी बोला कि 7 लोगों का जो उन्होंने एक भी आपको भी बताया कि वो लोग समान कार्य, समान वेतन ले रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। और जहाँ पे इन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य सरकार जो है, जो हमारे एक्स सर्विसमैन है या उनके वार्ड्स हैं, उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो मैं हेमंत भाई जी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब 2016 में ये हम जो जियो आया था कि सिर्फ और सिर्फ उपनल जो है वो सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए रहेगा, लेकिन बाद में उसका भी बेरोजगार संघ के कोई भाई साहब स्टे ले आए, कई चीजें हुई। तो देखिए, जो हमारा राज्य सरकार का जो मानना है वो यह है कि हमको सबको रोजगार देना है। एक आउटसोर्सिंग से जो लोग आते थे, उनके साथ जो करप्शन के दौरान चीजें होती थी, वो हमारी राज्य सरकार ने सुधारी है। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात नीति की बात नहीं है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। उपनल का मतलब है उत्तराखंड, नहीं, उत्तराखंड का उपनल का मतलब है उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड। तो जो पूर्व सैनिक कहाँ गए, मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ। लेकिन चीजें क्या होती हैं, एक निर्णय लिया जाता है, फिर उसमें जनता के अनुसार संशोधन होते हैं, जनता की भलाई के लिए संशोधन होते हैं। और जो उप समिति बनाने की भी जो बात हुई है, देखिए किसको फर्क पड़ रहा है। सबसे अभी भाई साहब बोले वरिष्ठ पत्रकार की सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार को क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आज हमें कितनी जरूरत है, सभी भाई बहनों को अपना ये प्रोटेस्ट बंद करके वापस आना चाहिए विभागों में। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? हमारे भाई बहन काम करेंगे तभी तो आगे काम होंगे। आपके अधिकारी कह रहे हैं। देखिए, जो 22,000 नहीं अधिकारी जो है, जो आपने बात हम तक पहुंचाई। मैडम एक सेकंड मैडम, हेमंत भाई, अगर हम जैसे आप एक शब्द बोलेंगे फिर उस पर काउंटर कोई करेगा तो फिर बात निकल के नहीं आएगी। जैसे आप पूरा 1 मिनट बोले ना, आप मैडम अपना जवाब दे लें,
उसके बाद अगर उनको कुछ काउंटर आप करना चाहेंगे तो फिर बारी बारी बोलेंगे, तो एक एक सेंटेंस पे ओके भैया, कमेंट करेंगे। ओके भैया। मैडम अपनी बात रख ले, फिर मैं उमा सिसोदिया जी के जी पास जाऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा, 1 बाय 1 चलेंगे, आप अपनी बात रखिए। जी मैडम। जी, देखिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे जो इन्होंने पूर्व सैनिक की बात करी, वो तो हमारे पास 20% 25% होंगे उसमें, लेकिन जो बाकी हैं वो भी अब हमारी ज़िम्मेदारी है। 22,000 लोगों को कैसे पेनलाइज़ करना है, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। हम भी चाहते हैं कि जो 10-10 साल कार्य कर रहे हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर एक ऐसे नियम बने जो जिससे कि उनका कम से कम रोजगार बना रहे। जो तलवार हमेशा लटकती है, निकाल दिया जाता है, ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं है या कहीं पे हो जाती है, हम भी उसका पूरी तरीके से संज्ञान ले रहे हैं। और हम सब जितने भी युवा यहाँ पे मैं कहूंगी जितने भी जॉब पे रहे हैं, उन सबके साथ ये समस्या कहीं ना कहीं आई है। ठीक तो है, हम लोग ठीक है। भी एक्सपीरियंस हैं इन चीजों के, नहीं और नहीं नहीं नहीं, निश्चित रूप मैडम से सुनो हर ना चीज मैडम, में सुधार सुनीता होंगे। जी, सुनीता मैडम, आपने तो 10 दिन का उपसमिति को 10 दिन का समय दिया ना, आपने वर्बली का सब 10 दिन जी में हम बात कर लेंगे। 20 जी दिन जी बाद अगर बिल्कुल उपनल का कर्मचारी आपसे जवाब मांग रहा है तो जवाब तो मांगेगा ना, नंबर एक। नंबर बिल्कुल दो, बिल्कुल यहाँ आपके, पे सही है। हाँ, जी आप यहाँ पर पे एक तो बिल्कुल आरोप सही यही है। है, आप एक आरोप यही है कि आपकी 4 साल की सरकार में वैसे आपने भर्तियां कम खोली, नौकरियां कम दी, ऊपर से जिन लोगों को जी काम मिला हुआ है, चाहे भले ही न्यूनतम वेतन पे वो लोग काम कर रहे हैं, वो भी रुष्ट होकर के बैठ जाएंगे, तो मैडम फिर पॉलिटिकली आपको नुकसान होगा, हमारा तो सारा कामकाज ठप हो जाएगा ना, अस्पताल में काम होगा बिल्कुल ना, बिल्कुल। पेयजल का काम चलेगा ना, ऊर्जा विभाग का काम चलेगा, फिर बात बनेगी कैसे? जी, देखिए राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी लगातार संज्ञान ले रहे हैं कि कहाँ पे, किस विभाग में फाइलें जो हैं क्यों कहाँ पे पूरी समीक्षा हो रही है कि कहाँ पे काम रुका हुआ है। कौन, जैसे इन्होंने अभी कहा कि अधिकारी नहीं चाहते, कौन अधिकारी हैं? सबकी लगाम जो है वो कसी जा रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने इतने चीज़ें देखी होगी, 1 महीने के अंदर इतने बड़े-बड़े निर्णय लिए गए हैं, जो आज वही व्यक्ति जो कहते थे ऐसा होना चाहिए, आज वही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? अरे जब अच्छा होता है तो प्रशंसा होनी चाहिए। अगर कहीं पे जनता की भावना के अनुकूल जाकर कोई निर्णयों में छोटा-मोटा या कोई उनके अधिकार के अनुरूप, ठीक है, या हम कहें कि ठीक है, फायदे के लिए अगर संशोधन होता है तो उसको स्वीकारना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं हेमंत भाई आपके पास आऊंगा, उससे पहले चूंकि उमा सिसोदिया जी के पास मैं जाना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी इस मसले पे आप लोगों के साथ भी खड़ी है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। उमा जी, क्या आपको लगता है सुनीता जी जिस तरह से तर्क रख रही है कि साहब एक तो कोरोना काल चल रहा है, मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है और हम धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से सब लोगों तक पहुंचेंगे, सबके ग्रीवांसेस को एड्रेस करेंगे, लेकिन जो कर्मचारी तबका उसका पक्ष आपने सुना, वो कह रहे साहब 50 दिन से आपने हमें बिठा रखा है, कई लोग हमारे पिछले 1-1.5 हफ्ते से अनशन पर भी चले गए हैं, भूख हड़ताल पे चले गए हैं। गणेश जोशी जी शुरू में मंत्री बनते वाहवाही लूटने के लिए चले गए, फिर माला वाला पहन ली, फिर किनारे हो लिए, दूसरे मंत्रियों से भी लोग मिल रहे हैं, लेकिन रास्ता तो निकल नहीं रहा। देखिए, उपनल कर्मचारियों के साथ इस समय बहुत ही भद्दा मजाक मैं कह सकती हूँ कि हो रहा है। आप ये समझिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं ठीक है, मैं काम करूंगा, मैं देखूंगा। तमाम दूसरे मंत्री बोलते, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हैं, चाहे वो गणेश जोशी जी हैं, हाँ हम तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन इन सब देख रहा हूँ के बावजूद उपनल कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाता है। यानी कि या तो मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि उनकी उनकी नाक के नीचे जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री जी हमारे इतने इनकेपेबल मुख्यमंत्री है कि उनसे कोई डरता नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो दो तरह की चीजें हैं, ये दोहरी नीति है कि आप अपने अधिकारियों के सामने आप कुछ और बोलते हैं और आप उपनल कर्मचारी जब उनसे मिलने जाते हैं तब ये कुछ और बोलते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री जी को पता हो कि उपनल कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और उसके बावजूद भी अगर वो चुप बैठे हैं, तो आप समझिए कि कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क मुख्यमंत्री जी की जो कार्य प्रणाली है उसकी विश्वसनीयता पर लगता है। और दूसरा बात कि 5 जो समिति बनेगी, जो उप समिति बनी है, 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी, वो वाकई में मतलब मजाक है। और 1 हफ्ता तो वहां पर 2 महिलाओं को, 2 पुरुषों को वहां पर बैठे हो गया है भूख हड़ताल पर। मैं ये समझती हूँ कि आखिर सरकार कब सुनेगी। मेन ये है कि सरकार कब सुनेगी। उपनल कर्मचारियों के साथ बैठ के आपको सुबह से शाम तक वार्ता करनी चाहिए, कहीं कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। मैं इन बच्चों से लगातार मिलती हूँ जी, कोई ना कोई बीच का रास्ता क्योंकि जरूर निकालना चाहिए कि सरकार की बात में रह जाए और उपनल कर्मचारी भी यहाँ से उठे और अपने घर चले जाए। ठीक है योगेश जी, क्या अब आप पूरी लब्बोलुआ पूरी बातें आपने सुनी। देखिए, आपने हेमंत सिंह रावत को साफ साफ सुना, और जिस तरह गजेंद्र रावत ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स में आपने बैकडोर से भर्तियां कर दी हैं, उनको नियमित भी कर दिया है। उपनल के कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों हो पा रहा? क्या आपको लगता है 2018 में मौका था सरकार के पास, जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था, उसी पे आगे बढ़ जाते? अपने कर्मचारी थे, काफी दिनों से मेहनत कर, कोई 15 साल मेहनत कर रहा था, कोई 10 साल से मेहनत कर रहा, कोई 8 साल से मेहनत कर रहा था,
और न्यूनतम वेतन पे काम कर रहे थे, एक मौका आया था उनको नियमित करने का। देखो पवन, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट चाहे तो इनकी रिक्रूटमेंट नहीं, इनकी रेगुलराइजेशन कर सकती है। नए पदों को पहले बनाना, फिर उन पे एडवर्टाइज करना, फिर उन पे टेस्ट लेना, उनके बाद भर्ती करना, ये एक बहुत लंबी प्रोसीजर होता है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पचड़े होते हैं कई सारे। लेकिन इस वाले डिसीजन में तो हाईकोर्ट का डिसीजन है कि कैसे रेगुलराइज करना है, स्टैगर्ड वे में, फेज्ड मैनर में, और जो गवर्नमेंट के पास पूरे वेरविदौल है। ये लोग फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं है, आप इनको फ्रेश रिक्रूटर्स की तरह ट्रीट ही नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा जो कुछ भी काम कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो 5 साल से कर रहा है, उसको अपने एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होगी, उसकी, उसको एक काम आता होगा, उसको आप एकदम ग्रीन हॉर्न की तरह उसको ट्रीट नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट जितना डिले कर रही है इनको इनके ऊपर निर्णय लेने का, इससे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पूरा मन बना चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके हाई कोर्ट के डिसीजन को पहले इनवैलिडेट करा जाए, और उसके बाद जो बैक टू स्क्वायर जो है पोजीशन वो ले आई जाए। अदरवाइज पिछली मुझे नहीं सरकारों लगता ने जो कि किया, गवर्नमेंट के पास ऐसा योगेश कोई पॉलिसी नहीं है, वेरविदौल नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट ना कर सके हाई कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन योगेश, ये पहली बार नहीं उपनल के कर्मचारियों के साथ, ठीक है इस वक्त बीजेपी की सरकार है। गजेंद्र रावत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, हेमंत भाई उसके पास मैं तुरंत आ रहा हूं 30 सेकंड में। गजेंद्र रावत जी, पहली बार थोड़े हो रहा है उपनल के कर्मचारियों के साथ भेदभाव, तो पिछली कांग्रेस की सरकार में भी था। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा पिछले 10 साल में से कई मौके आए जब इन कर्मचारियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सारी कभी नियमावली को लेकर के सरकारें 5-5 साल निकाल जाती है, कभी वेतन को थोड़ा सा बढ़ाने को लेकर के, कुछ रियायतें देने को लेकर के। तो ये तो एक तरह से इनके साथ तो लगातार छल होता आया है। दरअसल इन लोगों का दुर्भाग्य ये है कि ये उस कैटेगरी में नहीं है, जैसे कि देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की बीवी जो है बैकडोर से विधानसभा में भर्ती हुई तो उनके लिए नियमावली आ गई। प्रकाश पंत के 16 रिश्तेदार वहां भर्ती हुई तो उनके लिए नियमावली आ गई। यशपाल आर्य के रिश्तेदार आ गए। गोविंद सिंह गुंजवाल अपने परिवार के 7-8 तो अपने घर के लोग ले आए, 165 लोगों को और भर्ती करके लाए। इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि जहां जहां ये लोग लगे बड़े वीक पॉइंट पे ये, और ये सब उन फैमिली से आते हैं जिनको काम की जरूरत है। और इनका अगर कोई बोलने वाला होता तो निश्चित रूप से आज की तारीख में इनके लिए कोई ना कोई निर्णय हो जाता। और कोई जो बात अभी थोड़ी देर पहले हेमंत कह रहे थे कि हरक सिंह रावत ने कहा कि ये डिसीजन हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार के अगर 2-3 मिनिस्टर इस प्रदेश में हो जिनको लगता है, और जो बहुत क्लियर कट है कि भाई ये सारे लड़के हमारे अपने प्रदेश के हैं, इनका भी घर परिवार है, इनके बच्चे हैं, इनको भी घर किराया देना है, इनको स्कूल की फीस भरनी है, इनका मतलब फ्यूचर गड्ढे में, किसी भी उसमें ये कहीं शामिल नहीं हो सकते। कल के दिन इनका होगा क्या? इनके लिए ठोस नियम बनाने की जरूरत है। मैं जो वही कह रहा हूं कि अगर ये किसी सुबोध उनियाल का साले के लिए अगर वहां नियमावली बन गई विधानसभा के भीतर, और उन सब नेताओं के लिए, पत्रकारों की बीवियों के लिए बन गई, तो इनके लिए इन्होंने क्या क्या बुरा कर दिया। ये सरकार के पास एक बेहतर अवसर है, तीरथ सिंह रावत के पास जो कि अब स्लो ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, उनको इस पे एक ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये फुल टाइम हम इनसे काम ले रहे हैं, आवश्यक सेवाओं में हमने इन लोगों को लगा रखा है। इन लोगों के प्रति एक सहानुभूति पूर्वक विचार करके कि ये हमारे अपने प्रदेश के लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, इनके हित में निर्णय किया जाना चाहिए। ठीक है हेमंत रावत जी, लास्ट सेगमेंट है, चूंकि आप लोग क्या चाहते हैं अब सरकार से? क्या जो सुनीता बोड़ाई जी है वो क्या मैसेज सरकार का, या जो सरकार के नुमाइंदे हमको देख रहे हैं, क्या उपनल के जो कर्मचारी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अब 50 दिन बीत गए, अब कब तक सब्र आप रखेंगे? आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? सरकार से क्या गुजारिश करेंगे ताकि कोई रास्ता निकले? आखिर राउंड है सर, लास्ट कमेंट आपका, जल्दी से बोलिए। मैं अभी करता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ भैया, खासकर बीजेपी प्रवक्ता मैम से। मैम, हम मात्र 8 और 10 हजार वाले कर्मचारी है, उधार में मतलब इधर मुझे लग रहा है वो कहीं सैलरी में हमें घर चलाना है। 50 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। जस्टिफाई मत कीजिए इस चीज को, बल्कि अपने अधिकारियों को समझाइए कि हमारे बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, ये इस समय कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। दूसरी नंबर बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैम, ये आउटसोर्सिंग क्यों बना, मतलब क्या जरूरत है आउटसोर्सिंग की? मैं खुद कहता हूँ ये एजेंसियों को बंद किया जाए। हेलो जी, अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी, आपकी आवाज आ रही है हेमंत रावत जी, अपनी बात रखिए।
हेलो हेलो। आपकी आवाज हम भैया सुन फिर पा रहे हैं हेमंत रावत नहीं, जी, आप हाँ अपनी भैया बात मेरी रखिए। आवाज आ रही है यहाँ पे, रुकना जी, एक आपकी मिनट। आवाज आ रही है, भैया बोलिए आवाज आ जल्दी रही से। है? जी, आवाज आ रही है, जल्दी से अपनी हेलो बात एक रखिए। मिनट, हेलो आपकी हेलो। आवाज हेमंत रावत जी आ रही है, आप अपनी हाँ बात रख भैया सकते हैं सर, एक मिनट जल्दी में से। जी जी जी, भैया मैं ज्यादा समय नहीं, हाँ, जी जी जी, जल्दी से। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल बड़ा मैम से ये कहना चाहूंगा, मैम जस्टिफाई मत कीजिए, अधिकारियों को समझाइए, हमारे बच्चे हैं, भूखे हैं 50 दिन से, और जो है आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए मैम। आप अगर कोई भी आउटसोर्सिंग एजेंसी आप उत्तराखंड में खोल रहे हैं, तो आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जैसे भविष्य हमारा खराब हो चुका है, वैसे इन लोगों का भी खराब होगा। सबसे पहले आउटसोर्सिंग बंद कीजिए। ये बिल्कुल आउटसोर्सिंग का एहसान मत दिखाइए, इस एहसान को हटाइए। मैं जिस समय देहरादून में आया था, आउटसोर्सिंग में लगा था, मैं शंभू घाट की तैयारियां कर रहा था, मेरे को नौकरी मिली। मैंने सारी की सारी तैयारी भूल कर, शंभू घाट के कोर्स को भूल कर नौकरी में लग गया। उसके बाद मैंने सारा का सारा 11-12 साल का जीवन अपने सरकार और जनता को दे दिया है। अब आप ये आउटसोर्सिंग बंद क्यों नहीं करते? ये कोड है, इस कोड को आपको खत्म करना पड़ेगा, वरना ये बहुत भयानक रूप ले लेगा। आपसे केवल एक निवेदन है मेरा, आप हमारे लिए मान्य मंत्री जी डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, वाकई में अभी हम उनसे मिल गया, उन्होंने आगे अधिकारियों से बात की। माननीय गणेश जोशी जी का हम दिल से दोनों मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने अमल किया है, जो चीज किया है हम उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन ठीक मैम है, जस्टिफाई बिल्कुल मत कीजिए। 50 दिन ठीक है, से बच्चे ठीक बैठे है, हुए हैं, ठीक है, उनको भूख भी भाई लगेगी, प्रवक्ता प्यास भी तो लगे। ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आप बिठाते ही जस्ट जस्टिफाई अच्छा, करने के आप लिए है, हम लेकिन हड़ताल में आपका क्यों बैठे हैं? मैसेज आगे हम तक ले हड़ताल जाना है वो हम जरूरी हड़ताल है। ठीक है, हड़ताल हड़ताल ठीक में है, क्यों बैठे हैं मैम? ठीक है, हम हड़ताल ठीक में है, क्यों बैठे हैं? ठीक है, हम हड़ताल में हेमंत क्यों रावत बैठे जी, हैं? पॉइंट टेकन सर, आपकी सारी देखिए, हम बातें आ हड़ताल गई हैं। हेमंत जी, हाँ हाँ, सुनीता बोड़ाई जी, आप जवाब दे दीजिए, सारी बातें हेमंत रावत जी आपकी, अब आप जवाब सुन लीजिए। जी मैडम। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ हेमंत भाई को कि यहाँ पे जो बिठाया जाता है वो जस्टिफाई करने के लिए बिठाया जाता है, ताकि आपके मैसेज को क्लियरली आप हम अच्छा आगे तक जस्टिफाई कर रहे लेकर हैं, जाएं। आप वाक्य में नहीं, आपको अपना लगता है कि आप पर्सनल जस्टिफाई कर जस्टिफाई रहे हैं। नहीं होता है। अरे मैम भाई तो मैम आपकी बात पर्सनल है, सुनिए, आपकी आपका बात तो 50 दिन रखा। से बच्चे भूखे आपकी हैं, बात को बोला 50 कि दिन से आपका बच्चे कि भूखे हैं, अधिकारियों द्वारा उन ऐसा बच्चों किया के जा बारे रहा में है। सोचिए, उन्होंने नहीं, किराया 50 देना दिन है, से नहीं है, उन्होंने 50 दिन किराया से देना भूखे है, नहीं है, उन्हें ये सब झूठ कुछ मत करना है मैम, बोलिए। ये जस्टिफाई लेकिन होता है, 50 दिन से ये आप जस्टिफाई बैठे होता है हैं, मैम। ये बात। अरे भाई जस्टिफाई की वन डेफिनेशन बाय पढ़ वन लीजिए चलेंगे। ढंग से, किसको हाँ, बोलते हैं नहीं आप जस्टिफाई। पढ़ाइए, आप मैम आप पढ़ाइए बोल कि रहे हैं बच्चे हरक जी भूखे ने हैं। आपको आश्वासन दिया, नहीं गणेश हाँ जोशी जी ने मंत्री जी की आश्वासन बात दिया, है, फिर हम जी जी उल्टा जी। क्या बोल रहे हैं? हम तो नहीं यही बात बोल रहे आप ये हैं कह कि रहे हैं ना जो कि भी हमारी तरफ से, आप ये कह रहे हैं कि फौजियों देखिए के जो बच्चे राज्य नहीं लगे हुए, सरकार कर रही है आश्रित वो नहीं आपके लगे हुए। सामने है। हरक आप जी भी चेक राज्य कीजिए सरकार कितने में ही आश्रित, आते मैं हैं, खुद आश्रित हूँ। एक कैबिनेट से सेकंड, ही आते हैं, गणेश जोशी जी भी कैबिनेट से ही। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, मैंने आप दोनों को म्यूट कर दिया मैडम, एक सेकंड में माफी चाहूंगा, मैंने आप दोनों को म्यूट कर दिया। मेरे ख्याल से जो हेमंत रावत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों को गलत न ठहराया जाए, तो मैडम आपको गलत नहीं ठहरा रही है। और आपका आपका ये जब कहना है, जब आप स्वयं ये कह रहे हैं कि भाई हमको आश्वस्ति दो कैबिनेट मंत्रियों से मिली है, तो निश्चित तौर पर फिर इसका मतलब है कि आप भी पॉजिटिव हैं, आप कोई राजनीतिक द्वेष के चलते विरोध नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं हरक सिंह रावत हमारे पक्ष में सोच रहे हैं, गणेश जोशी थोड़ा हमारे पक्ष में सोच रहे हैं, यानी कि आप कहते हैं कि जो हमारा शासन के स्तर पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको सरकार मजबूर करे। तो वो जवाब हम मैडम का सुन लेते हैं, आपकी बात आ गई। जी मैडम। देखिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, हेमंत जी को थोड़े मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। मैंने इन्हीं की बात को समर्थन दिया, इतनी देर से इन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो इन्होंने अधिकारियों की बात कही या ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की बात की, तो वो आप देख रहे होंगे कि लगातार सचिवालय में माननीय तीरथ सिंह रावत जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं किस विभाग में कौन से अधिकारियों का क्या कार्य हो रहा है, कहाँ उनका। देखिए हमारा मेन ध्येय करप्शन कम करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। हमारे ही बच्चे हैं और हमारी सरकार त्रिवेंद्र है जी और भी आप ही 4 के साल लोग हैं करप्शन कम लीडर्स। कर रहे थे मैडम। मैडम, करप्शन तो त्रिवेंद्र जी भी जीरो टॉलरेंस पे चल रहे थे, आप लोग तो 4 साल से जीरो टॉलरेंस पे ही चल रहे थे। लेकिन 22,000 बिल्कुल। कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, करप्शन की तो लड़ाई शाश्वत है मैडम, जब तक जी इंसान देखिए रहेगा, मैं हम ये रहेंगे, कहना चाहती हूँ मौका कि रहेगा, इसका जो लड़ते रहेंगे। ऑल्टरनेट हाँ, है, ठीक है, जी पवन जी, उमा जो जी इसका कुछ कहना चाहेंगे? ऑल्टरनेट है हाँ, वो ये जल्दी होना जल्दी चाहिए से। कि जो नियमावली है वो प्रॉपर बननी चाहिए, जिसमें हाँ, चैनल वो नहीं वाइज बन पाई सारी ना तो इस साल चीजें से। हाँ, जस्टिफाइड हो। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है, उमा जी आप कुछ कहना चाह रही मैडम, जल्दी से लास्ट कमेंट प्लीज, जल्दी से। मैं बिल्कुल ये कहना चाह रही हूँ कि अभी मेरी बड़ी बहन ने कहा कि नियमावली बननी चाहिए। 50 दिन से कोरोना काल भी हमारा मतलब प्रचंड रूप से कोरोना बढ़ता जा रहा है। 50 दिन से ये बच्चे वहां पर बैठे हैं, 7 दिन से भूख हड़ताल हो रही है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि किस नियमावली बनाने में लेट क्यों हो रहा है, या हमारे क्या जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स की जो भीड़ सचिवालय में बैठी हुई है, क्या हम उनको बेकार में तनख्वाह दे रहे हैं? वो एक नियमावली नहीं बना पाए पिछले हाँ, 50 दिन से, या ठीक है, सरकार काम नहीं करना चाहती है? मेरी हाँ, समझ से बाहर है कि इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां पर इनको देने के बावजूद अगर हमारे ऑफिसर्स ठीक इनकेपेबल है, है,
तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी सरकार है कि आप उन अफसरों से काम नहीं ले पा रही है जो कि नियमावली बना सके। ठीक है देखिए उमा बहन जी इसमें हाँ हाँ जी जल्दी मैं से 2 मिनट बात करना चाह रही हूँ कि देखिए उमा बहन जी अभी आपकी वो सॉरी जो उपनल के हमारे प्रोटेस्ट है उन लोगों से मिली तो इन लोगों ने मुद्दा ही डाइवर्ट कर दिया। ये लोग एक्चुअली भड़काने का काम करते हैं। इन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों की जो तनख्वाह है वो सांसदों और एमपी और जितने भी हमारे सीएम है उनके बराबर होनी चाहिए। तो मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में कितने लोगों की कर दी इन्होंने उनके बराबर? मतलब आप उपनल कर्मियों को कंपेयर कर रहे हो तो उस शीर्ष लीडरशिप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, आप डाइवर्ट करते हैं लोगों को और उनका जो उनके लिए होना चाहिए वो चीज नहीं हो पा रही है। आपको उनका साथ देना चाहिए कि भाई ये होना चाहिए, आपके मुद्दे को आगे रखा जाएगा, पैनल में बात की जाएगी, आप उनके मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। नहीं हम विपक्ष का तो ध्यान हमने सुना है, इन्हीं की जुबानी सुना है सर, इन्हीं की जुबानी सुना है कि वहाँ पे जो है इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। बात यह है कि जो हाई कोर्ट से जो लेटर आया है और अब जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उस पर विचार होना चाहिए। विधायकों को भी 8,000 रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि आपकी सरकार जहाँ पे है वहाँ पे करिए, आप दिखाइए इतना हौसला अपना। जहाँ आप लोगों की सरकार है वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या आपकी वहाँ नहीं चलती? कह रहा हूँ मैं दीदी से कहना चाहता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता दीदी से कि आइए हमारे धरने में। नहीं, हमें तो नहीं पता दिल्ली में क्या, दिल्ली में कौन ले रहा है उपनल कर्मी केजरीवाल जी के बराबर तनख्वाह? आप लोग मुद्दों को डाइवर्ट करने से क्या होता है, डाइवर्ट करने से वो अपने मुद्दे भूल जाते हैं। उनको जिस मुद्दे पे चलना चाहिए, ये तो बच्चे ये तो डाइवर्ट हो जाएंगे। आप लोग अपने वहां रोटियां सेकने चले जाते हो। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस मुद्दे के लिए बैठे हैं वो लोग, उन मुद्दों पे बात करो, उन पे उनका सहयोग करो, उल्टी बातें मत सिखाइए उन्हें। उनको जो हक मिले वो भी नहीं मिल पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया सीएम के बराबर सैलरी होनी चाहिए, सांसद के बराबर होनी चाहिए। अरे भाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, अच्छी चर्चा होगी, झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। हेमंत भाई अगर आपको कुछ कहना भी, मैं लास्ट में आपको 20 सेकंड दे दूंगा, लेकिन मैं गजेंद्र रावत जी, योगेश कुमार जी काफी देर से इंतजार करें, उनका कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं आपको, चूंकि आपकी पीड़ा है उसके साथ हम आपके साथ हैं, आपको मैं 20 सेकंड सबसे लास्ट में दूंगा। गजेंद्र रावत जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, क्या वजह है कि हम नियमावली तो पिछली सरकार में नहीं बना पाए, इस सरकार में नियमावली नहीं बना पाए, 50 दिन से जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उपनल के कर्मचारी तब भी हम नियमावली नहीं बना पा रहे, हाईकोर्ट कहता है तब भी हम नहीं बना पाते हैं। दरअसल उस जो प्रचंड बहुमत की जो सरकार है, जिनके पास इतने सारे विधायक हैं, केंद्र में भी सरकार है, यहाँ सब कुछ है, जो सब साग सब्ज हैं, ये लोग भी अगर ये निर्णय नहीं ले पाएंगे अपने प्रदेश के बेरोजगारों के बारे में, उन इरेगुलर जो बच्चे हमारे उनके बारे में, तो आखिरकार कौन निर्णय लेगा? क्या ये जो दूसरी तीसरी पार्टी के जो लोग हैं, जो लूली लंगड़ी सरकारें थी, क्या वो निर्णय लेंगी? और ये तीरथ सिंह रावत के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस अंदाज में उनके अभी आने वाले समय में काम करना है, अगर उन्होंने ये काम नहीं किया, इन बच्चों के हित में निर्णय नहीं लिया, तो निश्चित रूप से जिनके लिए पास आज घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनकी अगर उस पीड़ा को वो नहीं समझ पाएंगे तो एक अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, एक अच्छे जो है अभिभावक नहीं हो सकते हो। ठीक है योगेश जी, रास्ता कैसे निकले सर? देखिए मेरे हिसाब से जो रास्ता निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा, और सरकार को चाहिए कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को जो पीछाया था उसको अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने सारी प्रोसीडिंग्स को विराम लगाए, ठीक है, और कम से कम नियमावली बनाए ताकि इसका कुछ सोल्यूशन निकल सके। ठीक है लास्ट में कुछ आप अपील करना चाहें? अब इसमें वाद विवाद नहीं है, हेमंत सिंह रावत जी को अपील अगर आप सरकार के स्तर पे करना चाहें, विपक्ष के स्तर पे कुछ करना चाहें, मैडम आप कुछ कहना चाहिए, जल्द से 5 सेकंड में आप कुछ कहिए। उमा जी कुछ कहना चाहिए 5 सेकंड में। बिल्कुल, मैं अपनी इस बात पे पूरी तरह से कायम हूँ कि सभी अफसरों, सभी सांसदों, सभी विधायकों की तनख्वाह उपनल कर्मचारियों के बराबर कर दी जाए। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। चलो ठीक है आप कोई अपील करना चाहें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि आप लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, सियासत सत्ता पक्ष और विपक्ष की बाद में दूसरे मसलों पे भी चलती रहेगी। ओनली 10 सेकंड्स आपके पास है, जल्दी से। मैं पहले तो सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय मंत्री हरक सिंह रावत जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, गणेश जोशी जी का करना चाहता हूं, जो त्रिवेंद्र रावत जी हमारे 20 दिन खाके गए हैं, 22 दिन, उनको अगर वो उस समय वार्ता चालू कर देते तो आंदोलन इतना बड़ा नहीं जाता। मैं इसलिए सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो दीदी उनसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिएगा, ये गरीब बच्चों का पैसा लगा है। कोई राजनीतिक कर्ता अगर ये बोल देगा कि यहाँ 1 रुपए भी किसी पार्टी का लगा है तो हमें अपनी कोई मांग नहीं मनवानी। मैं आपसे निवेदन करूंगा दीदी कि आप आइए यहाँ पे,
आपको कल मैं आपको आमंत्रित करता हूं, यहाँ पे उन बहनों से मिलिए, उन भाइयों से मिलिए जिनके घर का किराया नहीं दिया जा रहा है, जिनके घर में फीस नहीं है, जो अपने बच्चों को आज एडमिशन तक नहीं करवा पा रहे, किताबें नहीं ले पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जस्टिफाई नहीं करना है, आप लोगों को आना है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपसे ही तो उम्मीद है। हम क्यों आम आदमी पार्टी से उम्मीद करें या क्यों हम कांग्रेस से उम्मीद करें? आप सत्ता में, हम आपसे उम्मीद करेंगे। आपसे केवल इतना निवेदन है, जो शासन में बैठे हुए हैं कुछ लोग, मतलब कुछ जो फाइल, हमारा सारा काम हो चुका है, माननीय मंत्री जी ने बात कर चुकी है, बस थोड़ा शासन में अगर वो फाइल जल्दी चलेगी तो मेरे ख्याल से हमारा धंधा कल भी खत्म हो सकता है, अगर आप चाहें दीदी तो। अच्छी बात है जी। जल्दी से सुनीता बोड़ाई जी, लास्ट में 10 सेकंड में। जी मैं हेमंत भाई को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि देखिए, आप ही की तरफ से जब उप समिति बनी तो आप ही की तरफ से डिमांड आई कि हमारे माननीय मंत्री जी होने चाहिए, जो हमें पहले बोला गया था। इस वजह से जो है, क्या होता है, जो रिपोर्ट आनी होती है वो फिर रुक जाती है और उसके बाद फिर से चर्चा होती है, फिर से नियम बनते हैं और चीजें होती हैं। तो आप विश्वास रखिए, प्रोटेस्ट खत्म करिए, कोरोना का बहुत बड़ा भयंकर जो इस वक्त वेरिएंट चल रहा है उससे बचिए। और निश्चित रूप से जब आपके साथ इतने बड़े बड़े कैबिनेट, माननीय तीरथ सिंह रावत जी खुद आपके बातों पे संज्ञान ले रहे हैं, तो आप भरोसा रखिए और हम पे विश्वास जताइए। निश्चित रूप से आपकी मांगों को आगे रखा जाएगा। और सुनीता जी, मुख्यमंत्री जी को, इनके प्रतिनिधिमंडल को बुला लेना चाहिए, बिठा के बात कर लेनी चाहिए। कोरोना से बिल्कुल, अभी भी बुलाया था। हरिद्वार में हम 21 लाख लोगों को स्नान करा देंगे। कोरोना नहीं है मैडम। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बंगाल में, बिहार में, असम में चुनाव प्रचार कर लेंगे, कोरोना नहीं आएगा। कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो हम कोरोना के बहाने तो उनको शांत नहीं करा सकते। मुख्यमंत्री जी बिठा लें, 4 लोग 5 लोग इनकी तरफ से बुला के बिठा लें, आश्वस्ति सॉलिड वाली अपनी तरफ से दे दें, ये लोग अपने घर चले जाएंगे, कल से काम करेंगे। बिल्कुल देखिए, हम इसीलिए जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म से, ताकि आपकी बात आगे तक जाए और हम चैनल बद आपकी चीजों को 1 बाय 1 रखें। उसमें मंत्री जी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात। और जस्टिफाइड नहीं है, आज करेंगे कल कहां जाएंगे, आप ही के बीच में रहना है, आप ही को जवाब देना पड़ेगा दोबारा। तो हम लोग झूठ नहीं है बोलते हैं, जो भी आपकी बात है उसको प्रॉपर तरीके से हो। देखिए, आज आपका मसला है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तो जो यूथ है वो हमारा डाइवर्ट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। तो हम उनको अगर राइट टाइम पे राइट जॉब ना दिला पाए तो चीजें आती हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से आपकी मांगों को भी मानवाया जाएगा और आगे जो भी सुप्रीम कोर्ट का भी रहता है ऑर्डर, उसको भी फॉलो अप किया जाएगा और कोई ना कोई जरूर सोल्यूशन निकलेगा। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू गजेंद्र भाई, थैंक यू सुनीता जी, और थैंक यू हेमंत भाई। आपकी बात हो गई है, हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी की बात पहुंचेगी और जरूर जब तीरथ सिंह रावत जी बड़े बड़े एक्शंस ले रहे तो निश्चित तौर पर 22,000 लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मसला है, उस पर तो और ज्यादा तेजी से एक्शन लेने की जरूरत है। आखिर थोड़े से वेतन पे, न्यूनतम वेतन पे आपने किसी से 10 साल से काम लिया, किसी से 15 साल काम लिया, किसी से 5 साल काम लिया है, और आज जब उनको कुछ देने का वक्त आया है तो आप इस तरह से मुंह छिपा करके पीछे नहीं हट सकते हैं। आखिर इसका पॉलिटिकल मायने भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप चुनावी वर्ष में सारी चीजें चुनाव के नजरिए से कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी को लेकर के भी सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और खास तौर पर मुख्यमंत्री को, जो शासन में बड़े बड़े जो मोटी चमड़ी वाले जो अधिकारी हैं, जो अक्सर जो निचले तबके का जो कर्मचारी है उसको लेकर के बहुत सकारात्मक नहीं रहते हैं, रोड़े अटकाने वाला रुख रखते हैं, उन पर भी एक तरह से सख्ती से नकेल डालने की जरूरत है, ताकि 22,000 कर्मचारी काम पर लौटें और कोई रास्ता निकले। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।